नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अजय रैना साहब जुड़ गए हैं। कर्नल साहब का स्वागत कर लेते हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन आपका, बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद ओमकार जी। अजय जी, ये बताइए, ये जो फोन कॉल हुई है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में, आपके ख्याल से किसने इनिशिएट किया होगा? और नंबर 2, इस फोन कॉल का मूल मकसद क्या रहा होगा? ओमकार जी, मैं आपको एक पहले बात बताता हूँ कि जब ये रशिया और इंडियन डिप्लोमेट्स आपस में बैठ के तय कर रहे थे कि पुतिन साहब की मीटिंग कैसे होनी है, क्या होनी है, विजिट, तो रशिया का कहना था कि हम इसको ऑफिशियल विजिट बनाते हैं। मोदी साहब ने कहा नहीं, इसको स्टेट विजिट बनाएंगे। तो जैसे दर्शक जानते होंगे कि स्टेट विजिट जो है वो प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर है, जिसमें वो तभी आपने 21 तोपों की सलामी देखी जी। तो ये फोन कॉल तो फोन कॉल उसके बाद थोड़ी लेट कैसे आई, मुझे तो ये हैरान है। मेरे ख्याल से फोन कॉल उधर से ही आया, क्योंकि सारे के सारे दाव पड़ गए उल्टे। और इसको अगर हम देखें तो हमें शायद जनवरी महीने से आगे चलना पड़ेगा, जब मोटे मोटे जो इवेंट्स हुए हैं। तो जो पावर शिफ्ट की हम बात करते हैं ओमकार जी, उसमें यही निकल के आता है ना कि वेस्ट से पावर ईस्ट की तरफ मूव करेगी। ईस्ट में थोड़ा सा खलल ये है कि भारत की चाइना से नहीं बनती, चाइना की रशिया से नहीं बनती, भारत और रशिया की बनती है। फिर जापान है, उसकी चाइना से नहीं बनती। साउथ कोरिया है, उसकी चाइना से नहीं बनती, नॉर्थ कोरिया से नहीं बनती। तो थोड़ा यहाँ पे शमोजल है। जब तक ये शमोजल चल रहा था तो सब खुश, ट्रंप साहब भी खुश, सीआईए भी खुश, इसके रजीम चेंज कर दो, उसकी रजीम चेंज कर दो। फिर हुई एससीओ की मीटिंग, और एससीओ की मीटिंग में तीनों देश प्रमुख इकट्ठे बैठे, फोटोग्राफ भी बड़ा आया। तो पहले तो आग वहां से सूखनी शुरू हुई, क्योंकि जो ब्रिक, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, ब्रिक का जो इनिशिएशन था वो रिक से था, आरआईसी जिसको कहते हैं। वो रशियन ड्रीम रिक से शुरू हुआ था, बाद में उसको एक्सपैंड कर लिया गया। तो अपने स्टेटमेंट में ट्रंप साहब ये मान चुके हैं कि ब्रिक मुझे कई बार रात की नींद उड़ा देता है। वो वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, वो मैं मतलब एक फिगर ऑफ स्पीच से बोल रहा हूँ। बट फिर एक डिप्लोमेट उनका यहाँ आया था, जिसने आके यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि कल भारत और चाइना की लड़ाई होगी तो रशिया बीच में नहीं आ सकता, नहीं आएगा, सोच लो। तो उन्होंने पूरी गेम खेलने की कोशिश की, उसको जो हमारी जो एक रिलेशन एक नए स्तर पे जा रहा था उसको रोकने की कोशिश की। और दर्शकों को हम ये भी बताते चले हैं कि ये हम, हालांकि हम कहते हैं कि रशिया और भारत का पुराना रिश्ता है, यूएसएसआर और भारत का पुराना रिश्ता था। 91 आते आते यूएसएसआर टूट गया, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरा हाल थी, हमें तो अपने बचाने में लगे रहे। 2000 में जाके फिर रिलेशन दोबारा ठीक होना शुरू हुआ। बीच में रशिया भी साइड पे हो गया था, एक उनका अपनी प्रॉब्लम चल रही थी, देश टूट चुका था, यूएसएसआर के इतने टुकड़े बन चुके थे, रशिया को अपने संभलने में टाइम लगा, और हमारी भी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ नहीं ऐसी नहीं थी। फिर हमारे यहाँ पे आपको पता कि स्टेबल सरकारें बनी रही, आती रही जाती रही, कोलिशन की गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई। तो 2000 के बाद जब वाजपेयी साहब के टाइम पे स्टार्ट हुआ, तो ये जो रशिया का विजिट, हालांकि हम हिस्ट्री को नहीं मना कर सकते, यूएसएसआर का ही सक्सेसर है रशिया, लेकिन दोस्ती पुरानी है। तो ये जब अमेरिका ने पेच दाव खेला, फिर टैरिफ चलाया, और जब टैरिफ हम पे लगाया तो रशिया ने बोला कि भाई तुम चीन और भारत के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। पहली बार ऐसे हुआ। फिर रशिया ने कहा कि हमारी मार्केट खुली है, हमारे पास आ जाओ, क्योंकि वो भी परेशान है, उनकी मार्केट की हर चीज़ चाइना बेड है। और फिर चाइना ना आके बीच में जब भारत पे प्रेशर डाल रहा था तो चाइना भी बोल पड़ा। और अभी G2 जो भी शी जिनपिंग को ऑफर किया है ट्रंप ने, उसे मना कर दिया, क्योंकि G2 जो आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ हमारे भारतीय काफ़ी मानते हैं। हमें ना फैंसी कोई नई एब्रिविएशन आती है तो बड़ा खुश, G2 का बेसिकली मतलब क्या है, दुनिया की दो ताकतें। और चाइना शुरू से एक ही बात पे अड़ा हुआ है कि दुनिया में अभी ताकतें मल्टीपल होंगी, एक या दो पे दुनिया निकल चुकी। तो अगर G2 बोलता है और हाथ मिला लेता है चाइना, तो चाइना समझ लो अपना उसने थूक के चाटा, वो नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि रशिया के साथ आपकी जो बात हो रही थी उसमें जेलेंस्की नहीं मान रहा। चाइना को आपने पहले टैरिफ का लालच दिया, फिर बोला अच्छा, उसने बोला मैं आपको चिप्स नहीं दूंगा, फिर उसने बोला ठीक है।
रेयर अर्थ नहीं दूंगा, फिर आपने उसको प्रेशर डालने की कोशिश की, फिर G2 की गर्ज लटकाई, उसने मना कर दिया। रहे हम तो हमने तो जब जानबूझ के कुछ भी कोई कहे कि पुतिन साहब आ रहे थे, मोदी साहब बैठ के लेफ्ट साइड से उतरे, बोले आज स्टेट विजिट कर दो, ऐसे तो नहीं होता है। सब कुछ जानबूझ के सोच समझ के किया गया। तो मैसेज बड़ा स्ट्रांग था कि ये जो तुम गेम खेलते हो ना कि इनको लड़ा के रखो, जो वेस्टर्न पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल वाली, और हम ऐश करेंगे, वो खत्म हो गई कहानी। और रशिया, आप देखिए, इनके आने से पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि कोई बड़ा समझौता नहीं होगा। तो मैंने अपने फॉलोअर्स को बोला था आप निराश मत होना, क्योंकि हम ना ऑप्टिक्स में बहुत विश्वास करते हैं। पूरे सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम है ये, हम ऑप्टिक्स में कुछ दिखता है अच्छा अनाउंसमेंट। आप अगर पिछले 3-4 महीने में देखो, काफ़ी सारे समझौते तो हो गए ऑलरेडी। ये जो हमारे बेसिस का यूज़ करना और हमारे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का जाकर रशिया के नॉर्दर्न कोस्ट में जो ये अपना जो रेसिप्रोकल वाला जो हुआ है, ये पुतिन साहब के आने के जस्ट पहले उन्होंने रेटिफाई किया उनकी पार्लियामेंट ने। ट्रेड डील जो हमारे अभी बात हो रही है, आप देखिए 12-13 साल हो गए हमारा यूरोप के साथ ट्रेड डील नहीं बन पाया ढंग से, और यहाँ 1 साल में बात हो रही है। तो काफ़ी चीज़ें हो रही थी। जानबूझ के मोदी साहब ने इस विजिट में ये रखा कि मैं तुम्हें तंग तो करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा कि तुम मेरे ऊपर चढ़ो। अगर हम कोई डिफेंस डील डिक्लेयर कर देते, डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्या है, तो फिर कल एक सैंक्शन और एक ड्रामा शुरू हो जाता। तो जो ऑप्टिक्स था ना, आपने कभी देखा कि अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन अपने पार्लियामेंट के अंदर एक फोटो में जिसमें पुतिन साहब और मोदी साहब कार में बैठे हैं, सेल्फी टाइप ली हुई है, वो दिखा रहे हैं। तो अब फ़ोन नहीं आएगा तो क्या होगा? घर के हालत पहले ख़राब है, बाहर की गेम आप हार रहे हो, कोई सुनने को आपको तैयार नहीं। अभी अंदर भी काफ़ी रूमर्स आ रही हैं कि अंदर भी बड़ा कुछ हो रहा है। हो सकता है अगले साल तक यूएसए किस शेप पे रहे, ये किस में रहे। तो मेरे को लगता है कॉल वहाँ से आई, क्योंकि इस बार जो हमने मोदी जी ने जो ट्वीट किया उसमें माई ब्रदर, माई फ्रेंड कुछ नहीं लिखा। उन्होंने बड़ा ठीक है वो कर दिया, कॉल तो कर दिया। पता नहीं अभी इसका बाद में आएगा, लेकिन मुझे लगता है कॉल वहाँ से आई है, और रीज़न मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि ये है। देखिए, बहुत सपाट सा इस बार ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। हैड ए वेरी वार्म एंड एंगेजिंग कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। नो डियर, नो सियर, नो फ्रेंड, कुछ नहीं। वी रिसीव द प्रोग्रेस इन आवर bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the US will continue to work together for global peace, stability and prosperity. बड़ा सीधा सा, बड़ा औपचारिक सा एक ट्वीट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है। क्या ये माना जाए अजय जी कि भारत का जो कड़ा रुख था कि भाई तुझे लगाने हैं ना, जितना टैरिफ लगाना है लगा ले, जितना तुझे बोलना है बोल ले, और जितना तुझे झूठ बोलना है वो भी बोल ले, हम नहीं झुकेंगे। और ये घोषणा करना, पुतिन साहब की तरफ से घोषणा होना कि बिना किसी दबाव के तेल का निर्यात जारी रहेगा। और 2-3 चीजें जिसका आपने जिक्र किया कि गाड़ी में जो सेल्फी आई है मुस्कुराते हुए, वैसा ही एक सहज वातावरण। इसके अलावा लैंड करने के बाद उनको जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रिसीव किया और सीधे अपने आवास पर लेकर के गए, और वहां जो 2.5-3 घंटे की मीटिंग चली है, इससे नींदें उड़ी हैं वॉशिंगटन की। बिल्कुल। आप वाशिंगटन को रशिया के लिए क्या प्लान था कि रशिया को आइसोलेट करना, यही प्लान था ना बेसिकली। क्या आइसोलेट हो जाएगा रशिया डिफेंस और तेल के अलावा? और फर्टिलाइजर, जो तेल के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर है, थोड़ा कोल है। कोल ऑफ कोर्स बाई प्रोडक्ट नहीं है, बट एनर्जी और डिफेंस दो ही चीज़ें बेचता है। अमेरिका ने सोचा था इनको आइसोलेट करेंगे, इनका स्विफ्ट से इनको बाहर कर दी, इनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली और रशिया टूट जाएगा। पहले तो मिलिटरीली उसको हरा नहीं सके, दूसरा भारत जैसा देश जब रशिया के सामने साथ खड़ा हो जाए ओंकार जी, तो हम सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते ना, हमारे पीछे ग्लोबल साउथ खड़ा है। चाइना भी उसकी लीडरशिप लेने की कोशिश करता है, साउथ अफ्रीका भी अपना ग्लोबल साउथ का लीडर मानता है, बट हम हैं तो एक ही तरफ ना, अपोजिट साइड पे।
तो उनका जो प्लान था रशिया को लेके वो तो हो गया फेल, और उसको फेल करने में सबसे पहले काम हमने तेल खरीद के किया। हमने अपने रशियन टैंक्स जो हमने खरीदे हुए थे, हमने उसके स्पेयर्स वापस रशिया को दिए जब उन्होंने मांगे। और अभी जो हम आगे करके आ रहे हैं, जो रेसिप्रोकल जो है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया हमने, या स्किल्ड मैन पावर का एग्रीमेंट किया, तो ये क्या दिखा रहा है कि आप हमारा अपना H1B1 वीज़ा बंद करो तो लोग रशिया जाएंगे। हालांकि यूएस की तरह के काम रशिया में अवेलेबल नहीं है। रशिया में अगर आप जाओगे तो आप किस में जाओगे? पेट्रोलियम सेक्टर में जाओगे। जब बहुत ज़्यादा डिफेंस कोई साइंटिस्ट है उस माइंड के, तो डिफेंस सेक्टर में जाओगे। आप यूएस की तरह रशिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर उसने दरवाज़ा बंद कर ही दिया तो एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो चुभ रही है उसको, वो ये है कि हम रशिया से अभी व्यापार कर रहे हैं, और उसमें हमने रशियन बैंक्स को, जिनके पास रुपीज़ सरप्लस में पड़ा हुआ था, बिकॉज हम उसको खरीदते, देखिए 70 बिलियन के आसपास हमारी डील है। अमेरिका से 105-106 बिलियन है। सबसे चाइना के पास, आपको पता है चाइना के साथ हमारा बायलैटरल है 130। रशिया के साथ हमारा 67-70 करोड़ जो बिलियन का ट्रेड है, उसमें सिर्फ 5 बिलियन जो है वो हम उनको बेचते हैं। बाकी 65 बिलियन जो है हम रशिया को सामान लेके रुपीज़ में पे करते हैं। अब रशिया के पास रुपीज़ इतने इकट्ठे हो गए, वो तो खैर आजकल कोई फिजिकल तो मूव नहीं करता। तो वो एक समाधान इस बार उन्होंने निकाला है कि रशियन बैंक वो भारत के म्यूचुअल फंड्स में, भारत के ट्रेजरीज में, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो जो पैसा हमने उनको दिया वो पैसा वापस हमारे पास आया और हमारी अपनी करेंसी में आया। तो एक एफडीआई का जो प्रेशर होता है कि जब आप कोई डॉलर बाहर से इन्वेस्ट करता है, सुनने में देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमारे पास इतना डॉलर आ गए, जब वो रातों रात निकाल लेते हैं ना तो इकॉनमी गड़बड़ा जाती है। तो ये सारे, ना केवल रशिया जो आइसोलेट करने के चक्कर में था वो मेन स्ट्रीम हो गया, उल्टा भारत ने रशिया का और समान रास्ता आगे आसान कर दिया। तो इससे तो बहुत ज़्यादा तिलमिलाहट हुई है, इसमें डाउट ही नहीं है। और यही कारण है। और जब अंदर जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने काम किया है पिछले 20 साल, भारत अमेरिका के रिलेशनशिप सुधर जाएं। और आपको क्या लगता है, हमारा तो चलो टैरिफ है, हम तो रशिया में बेच आएंगे, चाइना में बेच आएंगे, साउथ अफ्रीका में बेचेंगे, अफ्रीकन कंट्रीज में बेचेंगे, वो अपना सामान कहाँ बेचेंगे? उन्होंने भी तो डिफेंस का सामान, हमें ब्लैकमेल करते रहे, हम बोलते रहे कि ठीक है आप ये भी दे दो, आप ये भी दे दो, हमें ये नहीं चाहिए मगर दे दो, चलो ठीक है। हम तो उनको काफ़ी अकोमोडेट करते रहे ना ओंकार जी। आज हमारा एयरक्राफ्ट का जो फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, वो अगर अभी हमें स्विच करना पड़ गया जो लग रहा है, तो हम तो 20 साल और पीछे चले गए। तो उसका जिम्मेवार कौन है? और उधर से रशिया वो कहता है टेक्नोलॉजी भी ले लो, आप प्रोड्यूस भी खुद करो, जॉइंट प्रोडक्शन पे आ जाओ। तो ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक हार हुई है अमेरिका की, और उसका कारण आप देख रहे हैं कि फ़ोन आया। आप अमेरिकन चैनल्स पे जाके देखिए, जो अच्छे लोग हैं अमेरिकन जो बात कर रहे हैं। अब यूरोपियन चैनल्स पे जाके देखिए क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें तो दबा गया है, अब इंडिया नहीं मान रहा और अब मानेगा अब नहीं। तो ये जो ट्रेड देखो, अब ट्रेड कमीशन आ गया साथ साथ में। उससे पहले अमेरिका ने क्या किया, अपनी स्ट्रेटजी का पेपर रिलीज किया, 33 पेज का पेपर है वो। उसमें सिर्फ 4 बार इंडिया का नाम है। तो अमेरिका ने हमें नीचे लगाने की बड़ी कोशिश की। उधर से आप हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हो, उधर से आप 33 पेज की जो स्ट्रेटेजिक समरी है उसमें आपने भारत का नाम 4 बार आई थी, जब 5 बार है उसमें मैं 1 बार तो ये बोला कि हमने सीज फायर करवाया था, जिससे हम चिढ़ते हैं। तो सब करके देख लिया, तो जब कुछ ना हुआ तो फिर फ़ोन करना पड़ गया। तो मैं तो उसको एक बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। हमने एक्चुअली, जिस अमेरिका ने इंदिरा गांधी मैडम को अपने राष्ट्रपति के घर के दरवाजे के बाहर 12 मिनट के 13 मिनट खड़ा रखा था, आज वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। नॉट लिटरली, बट उसको आप कह सकते हैं कि कहने के फिगर ऑफ स्पीच के हिसाब से। जी अजय जी, अलास्का में जब मिले थे ट्रंप और पुतिन साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पुतिन ने कह दिया था कि अमेरिका का हमारे साथ, यानी हमारा अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ा है। जी, ये भी कह दिया था कि ये रेयर अर्थ और कुछ दूसरे और रासायनिक कुछ दूसरी चीजें हमसे अभी भी ले रहे हैं। और अभी नई दिल्ली विजिट में भी पुतिन साहब ने वो चीजें फिर दोहरा दी।
इसका मतलब ये है कि उनको निवस्त्र किया है पुतिन साहब ने, अलास्का में भी और नई दिल्ली में आकर के भी। इसके अलावा इनके मॉस्को से रवाना होने से ठीक पहले 5 घंटे की मीटिंग चली थी, जिसमें ट्रंप साहब के दामाद भी उसमें मौजूद थे। और ये भी कहा जा रहा है, जो अमेरिका रूस के इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार हैं उनके द्वारा, कि अगले 1.5-2 महीने में ही अगर आपको कुछ घोषणाएं अमेरिका की तरफ से सुनने को मिल जाएं कि हम मॉस्को में, हम रूस में निवेश कर रहे हैं और हम संभावनाएं तलाश कर रहे हैं इन चीजों की, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यानी एक तरफ तो आप ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भारत जैसे उभरते हुए देश को, और जिसको आप अपना सामरिक सहयोगी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक सहयोगी कहते हैं, उस पर तरह तरह की पाबंदियां थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये जो दोहरे मानदंड हैं, ये जो इनका मुखौटा था, ये तो पूरी तरह उतर चुका है। और शायद इसको समझते जानते बूझते हुए ही प्रधानमंत्री का जो व्यवहार है उनके प्रति बस ये है कि एक कूटनीतिक मर्यादा होती है, गरिमा होती है, उसका पालन कर रहे हैं। इसके आगे अब उनके ऊपर किसी तरह का भरोसा करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट कहा। आपको याद है जिस दिन अलास्का मीटिंग हुई थी, तो आई थिंक आपके महादेव की कृपा से इतने चैनल पे जाते याद नहीं आता, पर वो सेम चीज़ मैंने हर जगह बोली होगी। मैंने कहा था आज ट्रंप ने यूरोप को रशिया के हवाले कर दिया, क्योंकि जो आप कह रहे हैं और वो होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इसने पहले देखिए ना, रशिया के आसपास बॉर्डर पे पहले अपने F-16 उड़ा के देख लिया, फिर पनडुब्बी भेज के देख लिया, उसने आगे से एटॉमिक न्यूक्लियर पनडुब्बी भेज दी विद न्यूक्लियर मिसाइल्स। वो कौन सा काम है? और हथकंडे ने अपना लिए। तो एक बनता है कि भाई एक डूबती हुई, ऊपर से डूबती हुई पावर है। जा तो हो ना कि अमेरिका राइज पे हो, आज से 20 साल पहले जैसा नहीं सुनता किसी की बात, अभी तो वो है ही नहीं। मिलिटरली आप पिट चुके हो, इकोनॉमी आपकी वीक है, चाइना आपके काबू, 3 बड़े देश सामने खड़े हैं, वो काबू नहीं आ रहे। ब्राजील का काबू नहीं आ रहा आपके पास, साउथ अमेरिका अफ्रीका काबू नहीं। तो वो उस दिन की मेरी असेसमेंट यही थी। और उसका अगर क्यों किया था उसने, इसलिए किया था कि रशिया के साथ एक नॉर्मलाइज करे अपने रिलेशन रशिया के साथ, क्योंकि उसके यूरेनियम के बिना अमेरिका चल ही नहीं सकता। आज रशिया अगर यूरेनियम बंद कर दे, और हमें यूरेनियम चाहिए, हम भी तो यूरेनियम उस प्योरिटी का नहीं हमारे पास नहीं है, बड़ा कम है। हमें भी अपने छोटे एटॉमिक रिएक्टर बनने का जो बिडिंग शुरू हो रखी है, दूसरे एटॉमिक रिएक्टर बन रहे हैं और जो हमारे वेपनाइज करना है, उसमें हमें भी चाहिए। तो रशिया के पास तो दूसरा क्लाइंट खड़ा है नोटों का बंडल लेके, अमेरिका के क्या होगा? तो उसको ये संधि करनी ही थी, और बिजनेसमैन है। ये जो दूसरा पॉइंट आपने उठाया जो बहुत क्रिटिकल है, वो ये है कि ये जो गोरे है ना, गोरे को बर्दाश्त कर लेगा, गोरा ब्राउन को या ब्लैक को या डार्क को नहीं बर्दाश्त कर सकता। रशिया कुछ भी कह लीजिए, यूरेशिया है, लेकिन वो अपने आप को यूरोपियन मानते हैं। रशिया का और शक्ल हाव भाव देखो, वो देखने में गोरे चिट्टे हैं। तो इनके जो 5 आइज वो तो अलग थे, वो तो हैं ही कट्टर। लेकिन ये जो रशिया का भी है, तो अगर रशिया, चाइना और भारत अमेरिका को आंखें दिखाएंगे, तो रशिया की आंखें बर्दाश्त कर लेंगे जब कोई चारा ना बचे। हमारी आंखें इनको बर्दाश्त नहीं होती। चाइना में फंसे हुए हैं बिजनेस में, क्योंकि चाइना ने डिपेंडेंसी क्रिएट कर रखी है इनके ऊपर, तो उसको भी आंखें नहीं दिखा सकते। तो आज आके हमें आंखें दिखा रहे थे। तो ये उसमें रेशियल इनका माइंडसेट है ना, कि गोरा कुछ भी कर ले। आप देखिए तेल में जब शोर मचा रहा था, तेल बेच रहा है, दुनिया को पता है रशियन ऑयल पहले भारत ने यूरोप को बेचा, यूरोप ने गैस वहां से ली। टर्की और अजरबैजान जो तेल बेच रहे हैं, अजरबैजान और टर्की, वो सारा रशियन तेल है। लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे। टर्की तो चलो यूरोप में नहीं आता, बट चलो अपने आप को वो यूरोप ही मानता है। लेकिन हम में से कोई बोल गया, हम तो गुलाम है उनके, इनके पूर्वजों ने हमारे ऊपर राज किया था, कैसे मान सकते हैं? ये है एक बेसिक प्रॉब्लम। अदरवाइज लॉजिक तो कोई, जैसे आप कह रहे हो लॉजिक ढूंढने की बात करते हो, लॉजिक तो है ही नहीं इसमें। जी, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एहतियात बरता, ट्वीट किया और बताया कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। क्योंकि अगर ये ट्वीट ना करते तो वो फिर झूठ बोल सकते थे कि मोदी जी ने मुझे ये वादा किया, मोदी जी ने मुझे वो वादा किया। नहीं, इस ट्वीट में मुझे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मोदी साहब की।
उन्होंने कहा हमने रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट डिस्कस की। अगर जेलेंस्की साहब आ रहे हैं तो पुतिन साहब से डिस्कशन हो गई है हमारी, जेलेंस्की अगर आता तो नेचुरली वो बात रीजनल पीस और स्टेबिलिटी की बात हुई, तो कहीं ये सिंदूर का फेज 2 तो नहीं शुरू होने वाला? क्योंकि हमारे रीजन में स्टेबिलिटी और पीस तभी आ सकता है जब हीरा मंडी को तोड़ दिया जाए। जब तक ये है तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो अगर एक्चुअली ये बात हुई है तो क्योंकि जो हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं हमको भूल थोड़ी बैठे हैं ना, इस बार ना सरकार बोली है और ना हम बोले हैं। हाँ, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस मीटिंग्स नहीं हो रही हैं इस बार खुले तौर पे कि सेना प्रमुख आ रहे हैं, एनएस से आ रहे हैं, या हमारे रक्षा मंत्री नहीं आ रहे। बाकी तैयारी तो पूरी हो रही होगी। पूरी अभी जरूरत ही नहीं है मीटिंग करने की, अब तो मतलब एक कोड वर्ड इशू होना है बस, ऐसे होता है। तो मुझे इस ट्वीट में ऐसा लगा कि शायद एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि हमने स्टेबिलिटी और पीस की बात कर ली है, तैयार हो जा। आई डोंट नो, बट है बड़ी फॉर्मल टू द पॉइंट प्रोफेशनल ट्वीट जो दोस्त आपस में नहीं करते जी। बिल्कुल। और उसने कुछ नहीं किया ना, ट्रुथ पे आया नहीं अभी तक उसका स्टेटमेंट ना, ट्रंप का। हाँ, अभी तक तो नहीं आया, अभी तक तो नहीं, मैंने देखा नहीं जी। क्योंकि मैंने उनका नोटिफिकेशन खोला हुआ है कि कुछ आए तो कम से कम। लेकिन क्या हम नहीं जानते या अब दुनिया नहीं जान चुकी है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ किस तरह की साजिशें रच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप या डीप स्टेट या इनके जो भी, और बांग्लादेश में भी किस तरह की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, किस तरह इनके लोग बांग्लादेश में पिछले दिनों देखे गए थे। तो दो तरफा भारत के खिलाफ साजिशें, लेकिन भारत की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन सब चीजों से। ना तो वो आवेश में है, ना आपके उकसावे में आया है, ना आपसे डर रहा है। हम लोग दूसरों के मरे हुए शिकार को खाने वाला है ना थोड़ी हैं। हम घास फूस गन्ने खा के चलने वाले मस्त हाथी हैं। वो तो हमें चल के उठने में टाइम लगा, अभी हाथी खड़ा हो चुका है। और आपने कहा इनके लोग यहाँ देखे गए, इनके लोग मारे गए बांग्लादेश में, अमेरिकन मारे गए हैं, मेरीन मारे गए हैं, होटल्स में डेड बॉडी मिली, कमरे में, स्विमिंग पूल में, कहीं कहीं। प्लस आदि का प्रोग्राम आपने देखा होगा कल, आई थिंक कल किया था उसने, कि बांग्लादेश में ड्रोन अटैक्स हुए हैं कल, और जो ड्रोन्स है म्यांमार से उड़ के आए। अब कौन सा म्यांमार, कौन सा रूट, कहाँ से टेक ऑफ किया, कहाँ से मोड़ काट के आया, किसको पता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक चांस ये भी है कि शायद हमने कॉल किया हो, क्योंकि देखिए एक दूसरे को बड़े क्लियरली, बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, तभी तो जब कॉम्पिटिटर्स को ऐसे देखते हैं ना, उनके अंदर जो पार्लियामेंट पे दबाव बन रहा है, उनका ट्रेड मिशन यहाँ आया और पीयूष गोयल जी सब कहते नहीं वो तो इसलिए बात करने नहीं आया, वो तो इसलिए देखने आया कि नया सेक्रेटरी आया तो वो देखना चाहता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप समझने के लिए यहाँ क्यों आएंगे पूरा डेलीगेशन उठा के। तो यहाँ भी कोई डेवलपमेंट लगता है कुछ हो नहीं रही। हालांकि मुझे उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में कुछ ना कुछ हमारा डील हो जाएगा। ये अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता हमें इग्नोर करना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कॉल किया, जैसे आपने पॉइंट किए कि भाई उनके लड़के लोग यहाँ देखे गए, हमारे दोनों तरफ हो रहा है। आप उसको 630 मिलियन दे रहे हो F-16, बेसिकली वो रिपेयर नहीं, वो पुराने F-16 जॉर्डन से खरीद के यहाँ पे, जैसे हमने खरीदे हैं ओमान से जैगुआर खरीदे हैं हमने 20, आई थिंक कोई 20 कह रहा, कोई 30 कह रहा, व्हाटएवर। तो बेसिकली हमने उड़ाने थोड़ी हैं, वो हमने उनके स्पेयर पार्ट निकाल के अपने पुराने वाले जैगुआर्स को ठीक करना है। इनके जो उड़ाए हैं हमने F-16, उसको कवर करने के लिए इनको F-16 चाहिए। तो बेसिकली क्या आपको F-16 लाना, पेंट हाई पेंट करके उसको पाकिस्तान का झंडा छापना, बस हो गया पूरा। तो जब ऐसी हरकतें हो रही हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मोदी साहब ने खुद निकल के बात की हो कि ऐसा है कि अगर इशू वांट टू, हमारे यहाँ पे आप इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हो तो फिर डोंट ब्लेम अस टुमारो। ये भी हो सकता है, वो एक और पॉसिबिलिटी है। इसलिए ट्रंप ने शायद ट्वीट नहीं किया, नहीं तो बाद में करता है, ट्वीट पहले करता है। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। पर ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे, वो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि बड़ा कुछ हो रहा है। और आने वाले दिनों में, मैंने फिर एक बार बोला था कि इस बार बांग्लादेश पहले चिपेगा पाकिस्तान से। देखते हैं क्या होता है।
एक वजह ये भी हो सकती है इस टेलीफोनिक टॉक्स की कि ये जो ब्लॉक बन रहा है एक, रूस का, भारत का, चीन का, ब्रिक्स वाला जो एक ब्लॉक बन रहा है, इसको लेकर के भी ट्रंप की नींदें उड़ी हुई हैं। एक तो इकोनॉमी जो है वो तबाह हुई पड़ी है। मेरी बात हो रही थी वहाँ पर, उनका कहना ये था कि इस बार चूँकि ये 25 दिसंबर अब बहुत दूर नहीं है और ऐसे समय तो बिल्कुल मार्केट जो है वो गुले गुलजार रूप में होते हैं वहाँ पर इस बार जो है वो दुकानों में कोई रौनक ही दिखाई नहीं दे रही है, मार्केट में कोई रौनक दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये है कि मंदी की छाया केवल 2008 वाली नहीं, 1935-36 वाली मंदी की को लेकर के आशंका व्यक्त की जा रही है और अब लोग बिलबिलाने लगे हैं, गुस्साने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के और जो भी ये जुआ और दांव खेल रहे थे इसको लेकर के। तो ऐसा लग रहा है कि जो ब्लॉक बन रहा है ये, और 2026 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप भी भारत के पास आ रही है, तो एक बेचैनी है वहां पर। ब्रिक्स के लिए तो उसने अपने मुंह से शब्द निकले हैं ना कि ब्रिक्स का मेरे को रातों नींद उड़ जाती है। ब्रिक्स से वो डरता है, कोई डाउट नहीं। क्योंकि ब्रिक्स आप 5 को मत देखिए ना, आप ब्रिक्स प्लस करते हो तो आप देखिए आज क्या है। आज पॉपुलेशन वाइज चाइना और भारत अगर आप मिला देते हो तो ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की इधर आ गई। साथ में आपने रशिया है और ईरान हमारा साथ आ रहा है। ईरान साथ में जुड़ता है, रशियन और ईरानियन ऑयल आप जोड़ लो तो 40% दुनिया का ऑयल रिजर्व यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ब्रिक्स को किसी को खुशामद करने की ज़रूरत नहीं, उल्टा ईरान को भी सैंक्शंस जीरो हो जाएंगे, बिकॉज फिर हम लोग आपस में ट्रेड करना शुरू कर देंगे कि बाहर में जाए अमेरिका और यूएन। प्लस आप ये देखिए कि ब्रिक्स सिर्फ जो 5 नेशंस नहीं है ना, उसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अभी 82 कंट्रीज चाहती हैं कि वो ब्रिक्स ज्वाइन करें। वो तो इनकी थोड़ी सी नालायकी है हमारे वालों की कि आज तक हमारा ब्रिक्स का एक दफ्तर तक नहीं खुला ढंग का, और ट्रंप साहब उसको खुलवा के छोड़ेंगे। जिस दिन खुलेगा तो उस दिन आपको और फ़ोन कॉल आती हुई नज़र आएंगी, बिकॉज और मुझे लगता है ब्रिक्स जो है ना वो फेट का वो होना ही है, शायद ना होता, बट अभी जो सिचुएशन बन रही है ना, बिकॉज बिना ग्रुपिंग के नहीं चलती दुनिया। तो ग्रुपिंग जो है वो मुझे लगता है वो ब्रिक्स बहुत बड़ा कांटा है अमेरिकन जो थिंक टैंक्स कह लीजिए या प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही कह लीजिए, उनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इसी भी मुझे भी लगता है ओंकार जी कई बार कि जब इकोनॉमी की बात करते हैं अमेरिका की, तो बात हो रही है कि जो टूट रही है उनके अभी इस बार उनको इंटरेस्ट सर्विस करने के लिए पैसे नहीं थे, फिर उन्होंने जिस पर बॉन्ड इशू किए वो खुद सरकार ने खरीदे, बिकॉज लोगों ने खरीदने से मना कर दिया, बिकॉज एक हमारी सोसाइटी की तरह अमेरिकन सोसाइटी नहीं चलती। हमारी सोसाइटी का मेन क्या है कि हम 10 रुपये अगर घर में कमा के लाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसमें से 8 रुपये 9 रुपये में गुजारा हो जाए, 1 रुपये हम बचा लेते हैं। हमारी गृहिणियों के चीनी चाय के डिब्बों में थोड़ा थोड़े पैसे पड़े होते हैं, दाल के डिब्बे में। ये हमारा एक सोच है कि हम हमेशा आगे की सोचते हैं। लेडीज़ हमारी सोना खरीद के रख लेती हैं घर में। अमेरिकन सोसाइटी में क्या रिवाज है कि आप जीते हो क्रेडिट कार्ड पे, फिर आपका जब खर्चा बढ़ जाता है और क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो जाती है तो आप उस क्रेडिट कार्ड का ट्रांसफर दूसरे क्रेडिट कार्ड में कर लेते हो। और जो आप 2009-8-9 की बात कर रहे हैं, उस टाइम क्या हुआ था, यही हुआ था कि आपने एकदम से लोन बेचने शुरू किए। एक जो स्कैम करने वालों ने क्या किया था, आपके पास घर है, आप किराए पे रहते हो अमेरिका में, तो आपको बोला गया यार तू $1000 किराया दे रहा है, तो $1000 मेरे को किस्त दे दे, मेरे को घर दे देता हूँ। लोगों को घर दे दिए, लोग खुश हो गए, यार ये तो मज़ा हो गया। फिर बोला आप ऐसे करो, एक घर और ले लो, आप किराए अभी $1000 आप अर्न करना शुरू कर दो, बिल्कुल बन जाएगी। तो लोगों ने जब ये हो गया तो सारा जो अग्रीमेंट से वो बल्क में एक बैंक ने दूसरे बैंक को बेचे कि भाई तेरे को लोगों को बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, ये बने बनाए लोन एप्लीकेशन प्रॉपर्टी मॉर्गेज ये लो, होता ना, नहीं तो आपके पास एजेंट आएगा सर घर खरीद लो हम। और जिन्होंने खरीदा तो पता चला कि इतने घर बन गए कि वहाँ ना तो किराए की किसी की ज़रूरत थी ना कोई खरीदने वाला था। तो एक बबल फटा जो लेमन्स का हुआ था। तो ये अमेरिका सोसाइटी क्रेडिट पे जीती है। ऐसी सोसाइटी में जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तभी आपको दृश्य नजर आते हैं कि लोग सड़क पे खड़े हैं, फौजी खड़ा है खाना ढूंढने के चक्कर में। इस टाइम आप कह रहे हैं रौनक नहीं है। न्यूयॉर्क में
और वाशिंगटन में बड़ी बड़ी मार्केट्स बंद हो चुकी हैं, शटर डाउन, कोई है ही नहीं, ना खरीदने वाला ना बेचने वाला। और कई स्टोरों को तो रात को आके वो काले आके लूट के चले जाते हैं। तो बहुत बुरा हाल है। तो जब इकोनॉमी का ये हाल है, फिर भी ये देखो, ट्रंप को हम बेवकूफ़ कहते हैं, हम जी बेवकूफ़ होता नहीं पहले, क्योंकि एक प्रेसिडेंट अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरी फौज होती है जो उसको सलाह देती है, थिंक टैंक होती है। खुद वो एक बिजनेसमैन है। मुझे लगता है पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में कि ये डूबता तो डूब ही रहा है, मैं बचा सकता नहीं। बिकॉज ट्रंप को जब अमेरिका मिला ना, ये भी तो थोड़ा, हम भी अगर सही बात करें तो ट्रंप के ऑलरेडी $35 ट्रिलियन कर्जा था अमेरिका के ऊपर। मे बी एज ए बिजनेसमैन उसने कॉल ले ली कि ऐसा है कि भाड़ में जाए अमेरिका, भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को जहां से समेट लेता हूँ, समेट लेता हूँ। आखिरी मौका है, सही बात है, दोबारा प्रेसिडेंट बनना नहीं, यही मौका है। इसके ऊपर केस चल रहे हैं। देखो अभी वो ऑडियो आ गया आज, जब वो ईरान के हमले की बात कर रहा है और सीक्रेट डॉक्यूमेंट आउट ऑफ पावर है, और वो डॉक्यूमेंट जिसके इस पे एलिगेशन लगे हुए हैं कि इसने प्रेसिडेंट ऑफिस से जाते हुए टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट साथ ले गया, जो कि सारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन बाकी सारे प्रेसिडेंट चुप करके बैठ जाते हैं, ये फिर मुंह खोलता है। तो उस केस में फंस रहा है। एपिंस्टन फाइल तो उसका तो खैर अलग कहानी चल ही रही है, तो रास्ता थोड़ा मुश्किल है इसके लिए आगे, लेट्स सी। लेकिन पीयूष गोयल का एक बयान बड़े मजेदार है, मैं देख रहा था। इनका एक रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका का, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर, उसने एक टिप्पणी करी थी 2 दिन पहले की बात। उसने कहा कि भारत की ओर से अब तक का सबसे अच्छा ऑफर मिला है जी। तो इस पर आज पीयूष गोयल की टिप्पणी देख करके मैं हंस भी रहा था, बल्कि मजे ले रहा था। उन्होंने कहा कि अगर इतनी अच्छी ऑफर भारत ने दे दी है अमेरिका को, तो मैं इनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इनसे ये कहूंगा कि तुरंत डील पर साइन कर दें अगर इतनी अच्छी ऑफर भारत की तरफ से मिल गई है आपको। और उनका एक बयान ये भी आया है कि हम बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं हैं, जब हम देखेंगे कि संतुलित है डील ऑफर्स तभी साइन करेंगे। इसका मतलब ये कि भिगो के मार रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं, इन्होंने हमें कैसे ट्रीट किया देखिए ना आप। वो तो ठीक है, आसिम मुनीर को बिठा लिया, ये कर दिया, इन्होंने हमें एम्बेसडर नहीं दिया। अमेरिका का जो एम्बेसडर इंडिया में बैठा है भारत में, वो पूरे साउथ ईस्ट और साउथ एशिया का एम्बेसडर है, सर्जियो गोरको। हाँ, इसका मतलब है कि हम जितना भूमंडल है जिसको साउथ एशिया कहते हैं, जिसको हम नहीं मानते इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड साउथ ईस्ट जिसमें एशियन कंट्रीज आनी शुरू हो जाती हैं, हम उनमें से एक हैं। देखो ना, इन्होंने हमें सिग्नलिंग क्या की कि तुम क्या हो यार, तुम तो ये 15-20 देश है, उसमें तुम एक हो। हम 15-20 में से एक नहीं, हम तो 195 में से उभरती हुई पावर सबसे बड़ी इकोनॉमी, फास्टेस्ट है। तो इन्होंने हमें जलील किया, तो हम भी इनको कर रहे हैं। पर वही है, फिर मोदी साहब जैसे आपने कहा कि एक गरिमा होती है, मुंह नहीं खोलते फालतू में, वो नहीं करते, ट्रोल नहीं करते, बट काम है ना, काम बोलता है, फिर अच्छा संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए। और दर्शकों को भी ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, साझा करें ग्रुप्स में अपने मित्रों में। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।